हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। क्या आपको पता है वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब हम उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी NaCl, शुगर या ग्लूकोज को ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो पे हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। फिर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर राउल्स का एक नियम पढ़ेंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए फिर समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। सबको पता होगा, छोटे क्लास से ही आप लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड आपका उबलना चालू कर दे। इट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल्स। वो तापमान जिस पे कोई भी लिक्विड आपका उबलना चालू कर दे, हम उस तापमान को, उस लिक्विड का क्या बोलते हैं? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, आप अभी 12th में है तो इस डेफिनेशन से आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट राइज क्यों कर रहा है। आपको थोड़ा और जानना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको एक बात मैं और बताऊंगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इन दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका कोई लिक्विड आपका क्या कर दे, उबलना चालू कर दे, साथ में ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। उस टाइम जो टेम्परेचर होगा, हम उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उस लिक्विड का। फिगर देखिए, हम यहाँ पे एक फिगर लिए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक लिक्विड लिए हैं, वाटर, और इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं? तो इस वाटर को हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। इसको हम गर्म कर रहे हैं, मतलब इसका हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सिंस ये लिक्विड है तो ये लिक्विड अपने में से क्या रिलीज करेगा? तो आप बोलिएगा वेपर रिलीज करेगा, और यही वेपर क्रिएट करेगा, एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। फिर जैसे जैसे हम इसको गर्म करते गए, हमको पता है कि बाहर से यानी हमारे एटमॉस्फेयर से इस लिक्विड पे, इस सिस्टम पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है आपका 1.013 बार, या फिर आप इसी को पास्कल में लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मतलब ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर इस सिस्टम पे क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है। अब जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाएंगे तो ये सिस्टम भी एक प्रेशर रिलीज करेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इसको गर्म करते हम जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तब हमने ये देखा कि ये जो लिक्विड है मेरा, ये आपका स्टार्ट हो गया। क्या करना? ये आपका स्टार्ट कर दिया। क्या करना? तो बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। और साथ में ही हमने ये भी देखा कि अब जब ये आपका बॉयल करना चालू कर दिया, कितना डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमने क्या देखा कि इस टाइम इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एकदम बराबर है किसके साथ? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो आज से आपको ये भी बात याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सिर्फ लिक्विड उसमें उबलता नहीं है, उसमें उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये अब समझ में आ चुका है तो अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि पहले जो क्वेश्चन आपको बताए थे कि मिलाने पे, मतलब इसी लिक्विड पे, जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए अब इसमें अगर हम कुछ मिलाना चाहेंगे तो मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों राइज करेगा। तो चलिए फिर उसको अब सीखते हैं। फिगर देखिएगा, फिगर में हम एक लिक्विड ले रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने आप से आप इसको वाटर पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक लिक्विड लेंगे तो आप यहाँ पे आप सोचिए कि ये जो लिक्विड का सतह है, ये लिक्विड का जो सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस में चूंकि अभी हम यहाँ पे कुछ मिलाए नहीं है, कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अब इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही पार्टिकल्स होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका पार्टिकल्स होगा? लिक्विड का ही पार्टिकल होगा। सरफेस में भी लिक्विड का पार्टिकल होगा और अंदर में भी आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही पार्टिकल्स होगा। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यहां से वेपर इजीली बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आराम से वेपर बन जाता है। और यहाँ पे वेपर बनाने के बाद यहाँ पे एग्जर्ट करेगा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अज्यूम करते हैं कि अगर हम इसको अभी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिए तो इसका वेपर प्रेशर अब किसके बराबर हो गया है? 1 atm के बराबर हो गया है, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब आप अज्यूम करिए कि आपने यहाँ पे NaCl मिला दिया। आपने यहाँ पे क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। अब आपने अगर NaCl मिलाया है तो अब आप सोचिए कि ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस, अब इस सरफेस पे किसका पार्टिकल होगा? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट जो आपने मिलाया है NaCl का? तो आप बोलिएगा सर इस बार यहाँ पे दोनों का पार्टिकल होगा, आपका सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा। हम सॉल्यूट के पार्टिकल के लिए आपको रेड दिखा रहे हैं। सॉल्यूट का भी होगा, आपका किसका होगा? तो आप बोलिएगा सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा। तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स वेपर बन सकता है, लेकिन क्या NaCl का वेपर बनेगा आपका नमक का? तो आप बोलिएगा नहीं, नीचे में भी दोनों का ही पार्टिकल होगा, सॉल्यूट का भी होगा और साथ में किसका होगा? आपका सॉल्वेंट का भी होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पार्टिकल्स होगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा कि अब आप इसको गर्म कर रहे हैं,
अब गर्म करके इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से वेपर जो बनेगा, क्या इसके मुकाबले पहले के रेस्पेक्ट में अब इसका वेपर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? तो आप बोलिएगा कि सर अब हम उसमें मिला दिए हैं, तो इस मिलाने के बाद इसके सरफेस पे अब सॉल्यूट जो NaCl है उसका पार्टिकल्स भी आ गया है, जिसका वेपर नहीं बनता है। तो ये पार्टिकल्स अब सॉल्वेंट का पार्टिकल जो वेपर बनना चाहता है उसको रोकेगा, उसको अपोज करेगा, उसके लिए बाधा का काम करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे अब वेपर प्रेशर कम बनेगा। और अगर वेपर प्रेशर कम बनेगा तो अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे सिंस आपका वेपर प्रेशर कम बन रहा है, रीजन ड्यू टू किसके वजह से, जो आपका यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल आ गया है उसके वजह से, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अब उतना ज्यादा वेपर नहीं बन पाएगा। तो अगर इसको 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है तो इसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर बने और वो किसके बराबर हो जाए, 1 ATM के बराबर हो जाए। मतलब आपका जो वेपर प्रेशर कम हो गया था, जिसको आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला में आपने पढ़ा था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में, कि आपको मिलाने से ही वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। उसी के कारण से चूंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तो आपको 1 ATM प्रेशर तक पहुंचाने के लिए अब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर हम पहले जब उसको नहीं मिलाए हैं उस समय के बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे जिसको हम लिखेंगे TB0। आप याद रखिएगा TB0 का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो प्योर वाले का, नॉट का मतलब प्योर वाले का। और जब इसको हम मिला दिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, अब ये 100 पे नहीं होगा, अब ये कितना पे उबलेगा, तो हो सकता है 110 105 पे उबलेगा, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलेंगे TB। तो दोनों का सिंबल का मतलब है आपका ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये प्योर वाला पहले का है और ये आपका बाद वाले का है। तो आप दोनों को देख करके क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़ गया। तो अगर आप सोचिएगा कि पहले अगर ये 100 डिग्री पे उबला है तो अब ये 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, रीजन है कि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल आ चुका है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, मानने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर वो 120 पे उबल रहा है तो बताइए कितना का एलिवेशन हो गया, कितना का बढ़ोतरी हो गया, कितना का वृद्धि हो गया। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे वृद्धि हुआ है, यहाँ पे जो एलिवेशन हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ है वो आपका हुआ है 120 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी 20 डिग्री। क्या हम 120 डिग्री को लिख पाएंगे कि ये TB है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिलाने के बाद, और ये क्या है, तो ये TB0 है। तो इसी को TB माइनस TB0 को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसी के लिए एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा TB। तो अगर कहीं पर भी आपको डेल्टा TB लिखा हुआ देखने को मिल जाए तो आप लोग वहां पे जान जाइएगा कि वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है। और डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होगा, तो TB माइनस TB0, जहां पे TB का मतलब है आपका बॉइलिंग पॉइंट मिलाने के बाद यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और आपका TB0 का मतलब है मिलाने से पहले यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो कम होगा प्योर वाले का और मिलाने के बाद ज्यादा होगा। रीजन आपको पता अब चल चुका होगा। अब आप जानिए कि क्या आपको यहाँ पे राउल्स ने क्या लॉ बताया है कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो अब उसको सीखते हैं। राउल्स बोलता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के साथ। मतलब राउल्स स्टेट्स दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। मतलब जितना एलिवेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, मोलालिटी के साथ होगा। मतलब अगर हम मोलालिटी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अब देखिए कंसंट्रेशन तो तभी इंक्रीज होगा ना जब हम उसमें जो मिला रहे हैं उसका मोल्स ज्यादा कर दे, उसका नंबर या फिर उसको ज्यादा ऐड करने लगे। मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल्स को हम अगर बढ़ाएंगे तो उसका मोलालिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और मोलालिटी जितना बढ़ेगा, आप जितना ज्यादा मिलाइएगा उसका एलिवेशन उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि एलिवेशन तो इसीलिए हुआ ना क्योंकि आपने सॉल्यूट मिलाया था। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक चीज था कि राउल्स ने बताया कि एलिवेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, तो आपका मोलालिटी के साथ होगा। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा देते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम केबी से डिनोट करते हैं, और इसका देखिए नाम अलग अलग है। केबी को किसी किसी जगह में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी आप बोलते हैं या लिखा रहता है, अब जो मन तीन में से कोई भी आप यूज कर लीजिए। केबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का एक नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये पूछा गया है इसीलिए आपको बता दिए। अब अगर हम इसका न्यूमेरिकल्स, यहां से अगर हम न्यूमेरिकल्स करना चाहें तो इस फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, थोड़ा इसको और तोड़ेंगे और एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस जो मेरा डेल्टा टीबी है, हम इसको डेल्टा टीबी का टीबी रख दिए, केबी का केबी रख दिए। क्या हम मोलालिटी को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास यानी W मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेना किसमें होगा आपको, तो केजी में लेना होगा। क्लियर। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन मास बाय मोलर मास। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि सॉल्यूट के लिए हम सिंबल 2 यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम सिंबल 1 यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे जो हम सॉल्यूट लिखे हैं, अगर हम सॉल्यूट ना लिख करके कहीं पे 2 लिख रहे हैं तो आपको समझना है कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट नहीं लिख रहे हैं तो इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे ऐसे। तो इसके बाद देखिए इसको केजी में लेना होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं और देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, डेल्टा टीबी का टीबी, केबी का केबी
और जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास यानी W2/m2, ये होता है मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। और यहाँ पे क्या है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, लेना किसमें केजी में, तो केजी में बदलेंगे, अगर ग्राम में दिया रहेगा तो केजी में बदलने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप बोलिएगा कि सर हमेशा क्या मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ही रहेगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो राउल्स ने अपना एलिवेशन के ऊपर लॉ दिया है ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब आप जो मिलाओगे वो बहुत ज्यादा नहीं मिलाओगे, आप कम मिलाओगे तो उसका जो अमाउंट होगा वो ग्राम में ही रहेगा, और ग्राम में होगा तो आपको लेना केजी में होगा। इसीलिए यहीं पे आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 1000 से आपको डिवाइड हर सवाल में करना होगा। जब आपको न्यूमेरिकल सम करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल सम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, जैसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है आपका, चारों कंप्लीट कर देंगे, आपको समझा देंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जैसा आपको न्यूमेरिकल्स पूछा था सारा न्यूमेरिकल्स आपके सामने हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दिए कि इसको कैसे लिख पाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, इसको लिखेंगे मास W1 केजी में लेना होगा 1000 से डिवाइड। अब इसको अगर थोड़ा सजा देंगे ना तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वही फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे कि डेल्टा टीवी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तो टीवी माइनस टीवी नॉट, तो डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा, W2/m2, ऐसे W2/m2, और ये नीचे डिवाइड है, ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1000/W1, और यहाँ पे आपका केबी आएगा, सॉरी वो छूट गया है, तो केबी का केबी, ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। इससे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कोलिगेटिव में, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें भी आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिला था जिसमें आप लोग का क्या था, उसमें आपको फॉर्मूला मिला था इससे पहला वाला में P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट, और इस P1 नॉट माइनस P1 को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा P, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका किसके बराबर था, तो आपने पढ़ा था W2/m2 इंटू M1/W1। तो ये सारा चीज था, ये एक फॉर्मूला मिला आपको पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आपको ये फॉर्मूला मिला है। अब तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जी आपने सही सुना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एक कम वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा,